हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक हमने पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी और उसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर लिया है। फिर पिछले क्लास में ही हमने पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सिटीजनशिप, जिसके अंतर्गत हमने आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक डिस्कस कर लिया है। तो हम सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता को डिस्कस कर रहे थे। तो उसमें हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि सिटीजनशिप या नागरिकता को ग्रहण करने के क्या प्रोसेस हैं और त्यागने के क्या प्रोसेस हैं। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके त्यागने का प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर ऐसे करते करते जितने भी सिटीजनशिप से रिलेटेड टॉपिक्स हैं सबको हम कवर कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या, तो ग्रहण करने के तरीके कौन कौन से हैं नागरिकता को। ठीक है, तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें कि भारत में कुल कितने प्रकार के लोग रहते हैं, क्योंकि भारत में तो विदेश से लोग भी आते हैं और यहाँ पे जॉब करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहीं पे अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो क्या वो हमारे भारत के सिटीजन हैं या फिर नहीं। हम जानेंगे कि सिटीजन और फॉरेनर्स के बीच में डिफरेंस, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड फॉरेनर्स। तो आइए देखते हैं सिटीजन और फॉरेनर्स के बीच डिफरेंस। अगर हम बात करें भारत में कुल कितने प्रकार के लोग रहते हैं, तो 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक को हम बोलते हैं सिटीजन, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, और एक को बोलते हैं फॉरेनर्स, जिन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं है। ये फॉरेनर से विदेशी हैं। और अगर हम बात करें फॉरेनर्स में, तो फॉरेनर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं फ्रेंडली फॉरेनर्स और एक को हम बोलते हैं इनमी फॉरेनर्स। अच्छा, हम इसको इनमी फॉरेनर्स क्यों बोलते हैं एक को, और एक को क्यों फ्रेंडली फॉरेनर्स बोलते हैं? तो फ्रेंडली फॉरेनर्स उन कंट्री के सिटीजन को बोलते हैं जिनका भारत से संबंध अच्छा होता है, मित्रता का भावना होती है। तो वहाँ के देश के सिटीजन अगर हमारे देश में रह रहे हैं तो हम उन्हें फ्रेंडली फॉरेनर्स बोलते हैं। जैसे कि अमेरिका से या फिर रसिया से या फिर वेनेजुएला से अगर कोई सिटीजन, कोई व्यक्ति आ रहा है और अपने भारत में रह रहा है, तो उस कंट्री के सिटीजन को हम क्या बोलेंगे? फ्रेंडली फॉरेनर्स बोलेंगे। अगर हम बात करें वहीं पे इनमी फॉरेनर्स, तो इनमी फॉरेनर्स उस देश के सिटीजन को बोलेंगे जो हमारे भारत में रह रहे होते हैं जिस टाइम अपने भारत का दूसरे देश के साथ युद्ध चल रहा होता है, और जिस देश के साथ युद्ध चल रहा होता है वहाँ के सिटीजन अगर अपने भारत में रह रहे होते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एनिमी फॉरेनर्स या एनिमी एलियंस भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं कि वो कौन कौन से राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को प्रोवाइड हैं और कौन कौन से राइट्स हैं जो कि नहीं प्रोवाइड हैं। तो अगर हम बात करें सिटीजन, नागरिक जो भारत के नागरिक हैं, उनको तो सभी प्रकार के फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड हैं, और ये सभी प्रकार के सिविल राइट भी इनको प्रोवाइड है, पॉलिटिकल राइट भी प्रोवाइड है। जितने भी राइट्स, अगर आप सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो संविधान में जितने भी अधिकार मेंशन्ड हैं उन सब का उपयोग हमारे भारतीय नागरिकों द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें वहीं पर कि जो फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी हैं, वो हमारे संविधान में मेंशन सभी अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें अपने सिटीजन की, तो इनको तो वोट देने का अधिकार है, दे कैन वोट। बट अगर फॉरेनर्स की बात करें हम, तो फॉरेनर्स दे कैन नॉट वोट, ये वोट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हुआ। और हम अगर बात करें सिटीजन की, तो सिटीजन दे कैन बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ये संसद के सदस्य बन सकते हैं। कौन बन सकते हैं? तो जो भारत के नागरिक हैं, जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, वो क्या हो सकते हैं? दे कैन बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, दे कैन नॉट बिकम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट।
अगर हम बात करें वहीं पे जब वोट देने की बात आई है तो अब तो इलेक्शन लड़ने की भी बात हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर आपको एमएलए एमएलसी का इलेक्शन लड़ना है, या फिर आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, या फिर हाई कोर्ट का जज, मतलब जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं अगर उनमें आपको इंटर करना है तो आपके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। यानी कि जो भारत के नागरिक हैं वही इन पब्लिक ऑफिसेज में इंटर कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें इन महाजन लोगों की बात करें तो ये लोग नहीं कर सकते, यानी कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बन सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, और ना ही जज बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा डिफरेंस फॉरेनर्स और सिटीजन। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि सिटीजन कौन होते हैं, फॉरेनर्स कौन होते हैं। फॉरेनर्स दो प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं फ्रेंडली फॉरेनर्स, एक को बोलते हैं हम एनिमी फॉरेनर्स। वेट, ओके, तो हमने जान लिया फॉरेनर्स और सिटीजन। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो सारे फंडामेंटल राइट्स जो भारत के नागरिक हैं उनको तो प्रोवाइड है। तो आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को प्रोवाइड है कि इनको भी? तो इनको भी तो प्रोवाइड है, इनको भी फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड है। ठीक है, अपने जो फॉरेनर्स महाजन हैं इन लोगों को भी हमने फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किया है। तो अब कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं हैं, तो हम उन फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं जो फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं हैं। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, यानी कि आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16, उसके बाद अनुच्छेद 19 और 29, 30 हमारे फॉरेनर्स को जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं हैं। आप देखते हैं, देखिए हम नेक्स्ट क्लास में जब फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम फुल डिटेल के साथ सभी अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम उन आर्टिकल्स को देखेंगे, उन फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे जो फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं है? तो 15 है, 16 है, उसके बाद 19, फिर 29 और 30, यानी कि कुल मिला के 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि इनको प्रोवाइड नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15। इसमें लिखा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड बर्थ ऑफ प्लेस, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी स्थान पर हुआ हो कोई दिक्कत नहीं है, रेस भी कोई हो, कास्ट भी कोई हो, रिलीजन भी कोई हो, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज़ किसके लिए है? तो भारत के नागरिकों के लिए प्रोवाइड है, ना कि फॉरेनर्स के लिए। यानी कि फॉरेनर्स को ये आर्टिकल 15 प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, अब हम बात करें वहीं पे आर्टिकल 16 की। तो आर्टिकल 16 में लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये जो सरकारी जो पोस्ट होते हैं, जैसे कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो सबको क्या है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सबको समानता का अवसर सबको प्राप्त है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेनर्स विदेशियों को, तो उनको समानता का अवसर नहीं प्राप्त है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 16 हमारे फॉरेनर्स को प्रोवाइड नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 की। तो इसमें लिखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि भाषण देने के लिए आप स्वतंत्र हैं। कौन है? वो हमारे भारत के नागरिक हैं, फॉरेनर्स नहीं हैं। फिर लिखा है एक्सप्रेशन, प्रोटेस्ट, मूवमेंट, रेसिडेंट इन इंडिया, भारत के क्षेत्र, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक्सप्रेशन स्पीच दे सकते हैं। यानी कि ये सब हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको प्रोवाइड है, न कि विदेशियों को, न कि फॉरेनर्स को। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30, यानी कि अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं। तो इसमें लिखा है राइट टू कल्चर, आपको कल्चर का अधिकार है, एंड राइट टू एजुकेशन, ये किसको है? ये हमारे भारत के जो नागरिक हैं उनको प्रोवाइड है। अगर हम बात करें क्या ये फॉरेनर्स को प्रोवाइड है, तो अब बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स डज नॉट प्रोवाइड
टू फॉरेनर्स, ओके, बाय पार्लियामेंट। हमारे संसद, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा ये फंडामेंटल राइट्स फॉरेनर्स को, विदेशियों को प्रोवाइड नहीं है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो प्रोवाइड नहीं है। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, तो वोट कौन दे सकता है, फॉरेनर्स दे सकते हैं कि नहीं, तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद ये मेंबर्स बन सकते हैं पार्लियामेंट के, तो नहीं बन सकते हैं। क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। क्या जज बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थीं जो हमने देख लिया। अब एक आर्टिकल 21A की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है हम बताते हैं। अच्छा ये बताइए, आर्टिकल 21A तो जो इंडिया के सिटीजन हैं उनको तो प्रोवाइड है, ठीक है। अब हम अगर बात करें आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या वो फंडामेंटल राइट्स इनको प्रोवाइड है फॉरेनर्स को, तो हाँ है। आर्टिकल 21A ये किसके बारे में है, तो ये है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। कंपल्सरी एजुकेशन किसके लिए है, जिनकी एज जिनकी उम्र, जो बच्चे हैं उनकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल तक है। यानी कि जिन बच्चों की उम्र 6 से लेकर 14 साल के बीच है उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का राइट, अधिकार प्राप्त है। या फिर वो भारत के नागरिक के बच्चे हों या फिर वो विदेशियों के बच्चे हों, इस चीज़ को लेकर नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है अपने भारत में। यानी कि चाहे वो विदेशी का बच्चा हो या फिर अपने भारत के नागरिक का बच्चा हो, अगर उनकी एज, उनकी उम्र 6 साल से लेकर 14 साल के बीच है तो उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो राइट से अधिकार है वो प्राप्त है। ठीक, यानी कि हमने आज देख लिया कि कौन मतलब हमने देखा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिटीजन एंड फॉरेनर्स, यानी कि नागरिक और विदेशियों के बीच में हमने अंतर देखा है। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है भारत की नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। तो भारत की नागरिकता ग्रहण करने का तरीका क्या हमारे संविधान में मेंशन्ड है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन है। आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं चाहें तो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये है कि क्या भारत के संविधान में भारत की नागरिकता ग्रहण करने का प्रावधान है या फिर नहीं। तो क्या लगता है आप लोगों को, है कि नहीं। तो दोस्तों हमारे संविधान ने भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का जो प्रावधान है उसे मेंशन्ड नहीं किया गया है। ये कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये पार्लियामेंट ने, आपको हमने कल के पिछले क्लास में बताया था कि आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 प्रोवाइड्स करता है पावर्स पार्लियामेंट को टू मेक लॉ ऑन द सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 11 प्रोवाइड करता है। तो अनुच्छेद 11 के अंतर्गत पार्लियामेंट ने 1955 में एक लॉ बनाया जिसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, अमेंडमेंट नहीं, 1955, यानी कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में पार्लियामेंट ने इसमें मेंशन किया वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो भारत की नागरिकता ग्रहण करने के कुल 5 तरीके बताए गए हैं। कहाँ पे, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में बताए गए हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, हम जानेंगे कि वो कौन वो 5 तरीके हैं जिसके अंतर्गत हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सर हम लोग देख लेते हैं वो 5 तरीके। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता ग्रहण करने के तरीके, नागरिकता ग्रहण करने के तरीके।
तो कुल कितने तरीके हैं दोस्तों? कुल 5 तरीके हैं नागरिकता ग्रहण करने के। कुल 5 तरीके हैं, कुल 5 रास्ते हैं जिसके अंतर्गत, जिसके थ्रू हम भारत की इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो ठीक है, आइए देख लेते हैं वो कौन कौन से 5 तरीके हैं जिसके अंतर्गत हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। तो पहला है बाई बर्थ, सिटीजनशिप बाई बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता ग्रहण करने का तरीका। यानी कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ हो तो उसके आधार पर हम भारत की नागरिकता कैसे ग्रहण करेंगे, वो चीज़ इसमें बताया गया है। दूसरा है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट का मतलब कि वंशानुगत, यानी कि वंश के आधार पर आपको भारत की नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी, टेंशन मत लीजिए। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करें, ये चीज़ हमारे बाय रजिस्ट्रेशन इस वाले सेगमेंट में मेंशन्ड है। उसके बाद हम देखेंगे बाय नेचुरलाइजेशन, यानी इसकी हिंदी मीनिंग होती है प्राकृतिकरण। उसके बाद 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि किसी क्षेत्र को, किसी राज्य को अगर अर्जित किया गया हो तो उसके आधार पर हम भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त करेंगे। तो कुल 5 तरीके हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि जन्म के आधार पर। दूसरा है वंशानुगत, तीसरा है पंजीकरण, चौथा है प्राकृतिकरण और 5वां है अर्जित किया गया क्षेत्र। यानी कि कुल कितने तरीके हैं भारत की नागरिकता ग्रहण करने के? तो कुल 5 तरीके बताए गए हैं। कहाँ पे बताए गए हैं दोस्तों? तो 1955 में जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आया था उसमें कुल 5 तरीके बताए गए हैं भारत की नागरिकता को ग्रहण करने का तरीका। ठीक है, अगर कोई पूछे कि कुल कितने प्रकार के तरीके हैं भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए, तो बताइएगा कि 5 तरीके हैं। कोई पूछेगा कौन कौन, तो बोलिएगा बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर, बाय डिसेंट वंशानुगत, उसके बाद नेचुरलाइजेशन प्राकृतिकरण, फिर पंजीकरण, उसके बाद कोई क्षेत्र अर्जित किया गया है। तो ये कुल 5 तरीके हैं। अब हम लाइन बाय लाइन या फिर कह सकते हैं सीरियल नंबर से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बाय बर्थ, यानी कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता को ग्रहण कैसे करें, पहले हम ये देखेंगे। अच्छा, एक चलिए उसको मिटा देते हैं, तब देखते हैं। अगर हम बात करें भारत की नागरिकता को ग्रहण करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है। एक है, पहला है ब्लड के आधार पर, और दूसरा है सॉइल के आधार पर, जिसे बोलते हैं जस सैंग्विन, और एक को बोलते हैं जस सॉली। यानी कि ये 2 प्रिंसिपल हैं, यानी कि लॉ ऑफ ब्लड एंड लॉ ऑफ सॉइल, लॉ ऑफ ब्लड एंड सॉइल ऑफ लॉ, ब्लड ऑफ लॉ सॉइल ऑफ लॉ, ब्लड ऑफ लॉ सॉइल ऑफ लॉ, सॉरी। तो 2 प्रिंसिपल्स हैं, एक है ब्लड ऑफ लॉ एंड दूसरा है सॉइल ऑफ लॉ। यानी कि अगर आपका जन्म भारत की मिट्टी में होता है और आपका जन्म किसी पेरेंट्स जिसके पास भारत की नागरिकता है उसके थ्रू अगर आपका जन्म भारत में होता है, तो आपको ब्लड और सॉइल के आधार पर
भारत की नागरिकता प्रोवाइड की जाएगी। एग्जाम्पल में समझते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म भारत में हुआ है और भारत में हुआ, जो उनकी माता पिता हैं वो भी भारत के नागरिक हैं, ठीक है। यानी कि जो भारत, उनके माता पिता भारत के नागरिक हैं, फिर उनका जो बच्चा होता है वो इंडिया की मिट्टी में होता है, भारत की मिट्टी में होता है। यानी कि आप कहेंगे कि उसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है, और जो मतलब उनके पेरेंट्स से जो उनका ब्लड भी कहाँ का है, भारत भारत का ही है। यानी कि मिट्टी और ब्लड यानी कि खून, दोनों का कनेक्शन इसमें मिलता है। तो आप कहेंगे कि उनका उनका जो कनेक्शन है वो ब्लड से भी है और सॉइल से भी है। आई होप हम समझाने में सफल हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये है ब्लड का और सॉइल का। अरे अपने से रिलेट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ही का जन्म हुआ है, आपके माता पिता के पास भारत की नागरिकता है। उसके बाद फिर जब आपका जन्म भारत की मिट्टी में ही हुआ है, तो यानी कि आपका जो भारत, जो आपको जो भारत की नागरिकता प्रोवाइड है वो सॉइल और ब्लड के आधार पर प्राप्त है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता को ग्रहण कैसे करें। बाय बर्थ, जन्म के आधार पर नागरिकता कैसे ग्रहण करें, ठीक है। तो इसमें डेट है, एक डेट है, पहला डेट है। देखिए, अगर आपका जन्म 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म आपका हुआ हो, तो आपको बाय बर्थ जन्म के आधार पर नागरिकता दे दी जाएगी, और आपके माता पिता की नागरिकता किसी भी देश की हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि इसमें क्या है कि 26 जनवरी 1950 को या इसके बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले आपका जन्म भारत में हुआ हो, तो आपको भारत की नागरिकता बाय बर्थ यानी जन्म के आधार पर दे दी जाएगी, और आपके पेरेंट्स की नागरिकता किसी भी देश की हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा है 1 जुलाई 1987 को या इसके बाद भारत में जन्म हुआ हो, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले, तो आपको बाय बर्थ भारत की नागरिकता प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन पेरेंट्स में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। यानी कि जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उनमें से एक लोग को भारत की नागरिकता प्रोवाइड होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनका बेबी का जन्म अगर भारत में होता है, इन डेट के बीच में या इस डेट को या इसके बाद तथा इस डेट से पहले, तो उस बच्चे को, उस बेबी को बाय बर्थ भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। अब तीसरा है 3 दिसंबर 2004। अब इसमें क्या है कि अगर बेबी का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या इसके बाद भारत में जन्म हुआ हो, तो उसको हम बाय बर्थ जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे देंगे, लेकिन उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स दोनों के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, ठीक है। अगर दोनों के पास भारत की नागरिकता नहीं है, उनमें से किसी एक को लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं चलेगा। यानी या तो आपके माता पिता के पास भारत की नागरिकता हो, या फिर उनमें से कोई एक भारत का हो और दूसरा कोई अन्य देश का हो, अन्य कंट्री का हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, माइग्रेंट, लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। अब बात ये हुई कि अब ये इलीगल माइग्रेंट और लीगल माइग्रेंट क्या होता है। तो इलीगल माइग्रेंट वो होते हैं जो भारत में यानी भारत में चले आते हैं विदाउट पासपोर्ट, वीज़ा और विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, तो उनको हम बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट। जैसे कि अभी आप देखे होंगे म्यांमार से जो रोहिंग्या है वो बांग्लादेश आती है, फिर बांग्लादेश से इंडिया चले आते हैं तो उनको हम बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट, क्योंकि विदाउट पासपोर्ट वीज़ा अपने इंडिया में चले आए हैं। और लीगल माइग्रेंट वो होते हैं जो विथ पासपोर्ट विथ वीज़ा यानी कि वीज़ा और पासपोर्ट के साथ आते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं लीगल माइग्रेंट, ठीक है दोस्तों।
तो हमने देख लिया कि बाई बर्थ जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करें। तो ये डेट है जिसे हमें याद करना होगा और आसान है। देखिए इसमें बस 26 जनवरी 1950 याद करिए, उसके बाद 1 जुलाई 1987 याद करिए, फिर 3 दिसंबर 2004, यानी कि 3 डेट आपको याद करने हैं। और ये फिर वो तो फिर क्या बोलते हैं, देखिए दोनों सेम है। वेट, तो आई होप आप लोगों को बाई बर्थ जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करें, तो ये चीज़ आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब देखिए आइए हम फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। अगर किसी बेबी का जन्म 26 जनवरी 1950 को या 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में इन इंडिया यानी भारत में जन्म हुआ हो, तो उसको बाई बर्थ जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उनके पेरेंट्स किसी भी कंट्री के हों, चाहे वो अमेरिका के हों, चाहे वो रसिया के हों, चाहे वो चाइना के हों, चाहे किसी भी कंट्री के हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका जन्म भारत के भूमि पर होना चाहिए, यानी कि भारत में होना चाहिए, तभी बाई बर्थ आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारे नेबर कंट्री हैं जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, यहाँ से क्या हुआ कि वो लोग आते थे अपने इंडिया में और यहाँ पे रहते थे और यहीं पे उनके बेबी का जन्म होता था और इससे हमारी पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। तो पर आपको याद होगा कि 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान, जो फ़िलहाल बांग्लादेश है और पाकिस्तान के बीच वार हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उस टाइम बहुत सारे माइग्रेंट हमारे इंडिया में आए थे, बांग्लादेश से भी आए थे, पाकिस्तान से भी आए थे, और उसके बाद उनके बेबी का जन्म भारत में हुआ और फिर इस लॉ के अकॉर्डिंग उनके बच्चे को, उनके बेबी को भारत की नागरिकता मिल गई। ठीक है दोस्तों, तो इसके आधार पे वो भारत की नागरिकता ले रहे थे, जिससे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही थी, बढ़ रही थी। फिर इसको हमने यानी कि हमारे पार्लियामेंट ने फिर चेंज किया और फिर से डेट दिया कि अगर किसी बेबी का जन्म 1 जुलाई 1987 को या 3 दिसंबर 2004 के पहले भारत में जन्म हुआ हो, लेकिन उनके पेरेंट्स में से यानी माता पिता में से किसी एक के पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तब हम उस बच्चे को बाई बर्थ जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्रोवाइड करेंगे। तो फिर इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए बांग्लादेश है और आप ही लोगों में से चाहे कोई भी बांग्लादेश के बॉर्डर पे और इंडिया के बॉर्डर पे बकरी चराने चला गया और फिर उसके बाद उधर से एक सुंदर कन्या भी आ रही है, वो भी अपना बकरी चरा रही है उधर। फिर दोनों लोगों ने एक दूसरे को देखा, आंखों आँख में प्यार हो गया। उसके बाद फिर क्या होना था, फिर उसके बाद आपने प्रपोज़ किया, आई वॉन्ट टू मैरी विथ यू। उसने बोला ठीक है, दोनों लोगों ने एक शादी कर ली। फिर जो आप लोगों के द्वारा जो बेबी होगा, क्या उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी? इस डेट के बीच देखिएगा, 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 से पहले, ठीक है, आप लोगों का प्रेम प्रसंग चला और फिर जो बेबी हुआ वो भारत में हुआ, ठीक है, यानी कि भारत के मिट्टी में हुआ, तब उस बेबी को यानी आपके बेबी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। किस लॉ के अंतर्गत? तो इस लॉ के अंतर्गत, लेकिन हाँ 2004 से पहले होना चाहिए। ठीक है, अब बात करें फिर ऐसे बढ़ने लगा, क्या होने लगा कि फिर बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, इधर सब लोग अपना प्रेम प्रसंग यानी कि शादी विवाह करके आते थे और बच्चा यहाँ पैदा होता था, उनको नागरिकता मिल जाती थी आसानी से। तो फिर से वही पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर हमारे पार्लियामेंट ने फिर से लॉ लाया और बोला कि 3 दिसंबर 2004 को, यानी किसी बेबी का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म इंडिया में हुआ हो, भारत में हुआ हो, तो उसको बाई बर्थ हम भारत की नागरिकता दे देंगे। लेकिन उनके माता पिता दोनों लोगों को कहाँ का होना चाहिए? भारत का होना चाहिए, यानी कि उनके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए, तभी हम उसके बेबी को बाई बर्थ नागरिकता प्रोवाइड करेंगे।
तो फिर उसमें एक बात और इंक्लूड कर दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रेम प्रसंग करना चाहते हैं तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिससे आप कर रहे हैं वो लीगल माइग्रेंट होना चाहिए। ये नहीं कि लीगल माइग्रेंट कोई आ गया ऐसे विदाउट पासपोर्ट विदाउट डॉक्यूमेंटेशन आप उससे प्रेम प्रसंग चला रहे हैं, तो फिर आपका जो बेबी होगा उसको भारत की नागरिकता प्रोवाइड नहीं होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी से प्रेम करिएगा, लव करिएगा, अगर कोई फॉरेनर्स है तो ये देखिएगा कि क्या वह लीगल माइग्रेंट है कि इलीगल माइग्रेंट है। अगर लीगल माइग्रेंट है तब तो करिएगा, क्योंकि फिर उसके बाद शादी होगी, फिर बेबी होगा तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर इलीगल हुई ना तो फिर तो नहीं मिलने वाली है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ लिया है कि नागरिकता कैसे मिलेगी। तो ये चीज़ रहा बाय बर्थ भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त करें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुल 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए, और ये चीज़ कहाँ मेंशन्ड है, तो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ लिखा नहीं रहा है, ये चीज़ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है, ये बात ध्यान रखिएगा। संविधान में मेंशन नहीं है बाय बर्थ, ये जो 5 तरीके हैं भारत की नागरिकता ग्रहण करने के लिए, ये चीज़ आपके संविधान में मेंशन नहीं है। ये चीज़ इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन्ड है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, और कल के यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि जो भारत की नागरिकता त्यागने का जो प्रोसेस है वो क्या है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, और जय हिंद, जय भारत। छोटों से प्यार, बड़ों का सम्मान। बेस्ट ऑफ लक।